हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सुहाने मौसम में जहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, आप सभी का वेलकम। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कल के डाइजेशन सिस्टम की सीट के क्वेश्चन में आप लोगों के आंसर काफ़ी अच्छे रहे। आप लोगों की क्वेरीज के जवाब भी मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो आज की इस इंटरेस्टिंग सीरीज में कल हमारा डाइजेशन सिस्टम हो चुका था, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है भोजन के आवश्यक अवयव। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, तो भोजन के आवश्यक अवयवों में यदि हम देखें तो जो इंग्रेडिएंट्स हमारे भोजन में शामिल होते हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर फूड। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे यदि हम इधर से सीरीज से स्टार्ट करें तो कार्बोहाइड्रेट, कल जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन भी था, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मेजर पार्ट होता है। और सेम वही मात्रा हमें थोड़ी सी उससे कम फैट और प्रोटीन्स की हम रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी डाइट में और क्या शामिल होते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। साथ में ही हमारी डाइट में क्या शामिल होते हैं? विटामिन्स। विटामिन्स हमारी लाइफ में बड़े इसेंशियल्स पार्ट रखते हैं, क्योंकि कई सारी जैविक क्रियाओं का संचालन विटामिन के कारण ही होता है। साथ ही हमारे भोजन के एक अवयव के रूप में हम लोग वाटर को भी इंटेक करते हैं, पानी को भी इंटेक करते हैं। साथ में रफेज, या रफेज को ही हम बुलाते हैं फाइबर, या इसी को हम बुलाते हैं रेशा, ये भी हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। चलिए, तो कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, इन्हें तो हमें स्टडी करना ही है पूरा का पूरा भी। लेकिन एक बात याद रखें, रफेज या वास्तव में फाइबर हमारे फूड का इंग्रेडिएंट काफ़ी इसेंशियल माना जाता है। लेकिन याद रखिए, ना तो इसका पाचन होता है, ना ही हमें इससे कोई एनर्जी मिलती है, ना ही ये किसी प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। फिर भी हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा होना या रफेज की मात्रा होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है कि हमारी बड़ी आंत में वाटर एब्जॉर्प्शन या पानी के अवशोषण को थोड़ा सा कम करता है, जिससे कि मल एकदम सूखता नहीं है। और जब मल एकदम सूखेगा नहीं तो पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है और बड़ी आंत अच्छी तरह से साफ रहती है, जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बड़ा ही प्रॉपर बना रहता है। अगली पार्ट हम देखें, वाटर। हम लोग दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करते हैं। तो पानी भी हमारे भोजन का ही अवयव है, लेकिन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ये हमारे पाचन में कोई ऐसी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में जो वाटर की आवश्यकता होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी सेल्स की जो टर्जिडिटी होती है, स्फीति होती है, वो पानी के कारण बनी रहती है। इसीलिए पानी हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है। याद करिए, मैंने क्वेश्चन करवाया था कि हमारे बॉडी में डायरेक्ट मुंह से पानी लेने के अलावा पानी की आपूर्ति और किस अवयव से होती है? तो याद रखिए, याद आ गया, वेरी गुड। इसका आंसर क्या था? ग्लूकोज के विखंडन, या जो हमारा ऑक्सीशोषण होता है, ऑक्सी रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो C6H12O6 टूट रहा था, CO2 और H2O। तो पानी हमारी भोजन का एक आवश्यक अवयव है। लेकिन अब हमें जो मेन स्टडी करनी है वो इस लाइन के ऊपर जो मेंशन है वो इन सभी अवयवों की करनी है। एक कैसे होते हैं, क्या होता है, इनका पाचन संबंधी सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इनकी स्टडी उससे एक पुराने सेशन में हम लोगों ने कर ही लिया था। तो चलिए, अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि आखिर हमारे भोजन में जो एक मुख्य अवयव होता है जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा का हम लोग सेवन करते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक बात याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें C, H और O, तीन चीज़ें आवश्यक घटक के रूप में पाई जाती हैं। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पुरानी डेफिनेशन बताती है कि यदि 1:2:1 का रेशो हो तो उन सभी को हम बुलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जो नई डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि यदि CnH2O और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अपने बाई मॉलिक्यूल से, तो ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स का नया मॉलिक्यूल डेफिनेशन। तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट होते कितने प्रकार के हैं? याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं? दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्लास का आपसे क्वेश्चन पूछूं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हुआ था, याद आ गया। साथ ही याद रखिए कि एमाइलेज इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था इसके डाइजेशन में। तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो। बने किससे होंगे? C, H और O से हमेशा। लेकिन ये होते कितने टाइप के हैं? दो, एक तो सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स।
सिंपल और कॉम्प्लेक्स में यदि हम गौर से देखें तो जो हमारे सिंपल होते हैं, ये दीजिए मैंने आपको स्क्रीन को इनलार्ज भी कर दिया। तो जो सिंपल का मतलब होता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी चेन थोड़ी सी छोटी होती है। जैसे मोनोसेक्राइड में लिखा हुआ है कि मोनोसेक्राइड में शुगर का कितना मॉलिक्यूल रहता है, एक, जबकि डाइसेक्राइड में इसके कितने मॉलिक्यूल या अणु शामिल होते हैं, दो, और जब ये मोर देन टू हो जाएंगे तो इन्हीं को हम क्या बुलाएंगे, कॉम्प्लेक्स। कई किताबें इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ही अगला नाम देती हैं पॉलीसेक्राइड, या इन्हीं को हम बुलाते हैं ऑलिगोसेक्राइड, क्योंकि इसमें शुगर के जो बेसिक शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, मोर देन टू। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड में शुगर कंसिस्ट कितनी होती है, वन, और वन शुगर का मतलब होता है कि इसमें कार्बन 2 से लेकर कितने कार्बन शामिल हो सकते हैं, कार्बन 6। इसके सबसे अच्छे उदाहरण लिखे हुए हैं ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज, फार्मूला, केमिकल फार्मूला इसका यही रहता है। लेकिन फिर अलग अलग क्यों होते हैं, तो अलग अलग होने का इनका कारण होता है कि वास्तव में इन सभी में पाई जाती है समावयवता, या ऐसी को हम बुलाते हैं आइसोमेरिज्म। तो इनके बेसिक फीचर्स हो जाते हैं अलग अलग। हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज। लेकिन जो फलों की प्राकृतिक शुगर होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। और यदि आप लोग देखिए ड्रिप वगैरह में अधिकांश पेशेंट को जो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट चढ़ाया जाता है, ड्रिप किया जाता है, वो कौन सा होता है, गैलेक्टोज। तो ये सभी कौन से होते हैं, मोनोसेक्राइड्स। जबकि हम डाइसेक्राइड्स की बात करें तो डाइसेक्राइड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, माल्टोज, ये आपने पढ़ा ही होगा। हमारे चावल, राइस, गेहूं, इन सभी में माल्टोज मिलता है। सुक्रोज, ये सैक्राइड का ही दूसरा रूप होता है, और ये भी हमारे चावल आदि में मिलता है। लैक्टोज आपके दूध में पाई जाने वाली शुगर होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के टाइप। जबकि हम दूसरी टाइप देखें तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें कौन कौन से टाइप होते हैं। इनका पहला टाइप आता है स्टार्च, आपका काफ़ी जटिल अणु होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च कहाँ पर मिलता है, हमारे पौधों के जो उत्पादन होते हैं उन सभी में जो जटिल अणु होते हैं, गेहूं होते हैं, अनाज होते हैं, माल्ट होता है, उन सभी में हमें क्या मिलता है, स्टार्च। यदि हम ग्लाइकोजन की बात करें तो याद करिए कल भी हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था कि जो हमारी पैंक्रियाज का इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और फाइबर का मतलब होता है रेसे। तो हमारी बॉडी में भी कई सारे रेसे जनरेट होते हैं, तो वो सभी किसका फॉर्मेट होते हैं या फॉर्मेशन होता है, या पौधों में कई फाइबर पाए जाते हैं सेलुलोज के रूप में। जो सेलुलोज होता है वो भी क्या होता है, फाइबर। तो ये सभी वास्तव में किसके टाइप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य के शरीर की बेसिक आवश्यकता कही जाती है। क्यों, क्योंकि मनुष्य को जब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले एनर्जी कहाँ से अचीव करेगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट से। तो एक समरी स्टडी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की ये रही। चूँकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऑनलाइन सेशन में हम क्लास को काफ़ी समरी या ब्रीफिंग में लेंगे, तो इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी रेगुलर क्लास में हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं। तो अभी अपनी ऑनलाइन एक समरी क्लास चल रही है, ब्रीफ क्लास है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ये वास्तव में प्रोटीन को बनाने का तरीका बताया है। तो ये वास्तव में एक किसका मॉलिक्यूल है, तो याद रखिए ये मॉलिक्यूल हमने उठाया है अमीनो एसिड्स का। याद रखना प्रकृति में वास्तव में जो मुख्य रूप से, वैसे तो इनकी वैरायटी ज़्यादा होती है, मुख्य अमीनो एसिड्स वास्तव में कितने होते हैं, 20। और 20 अमीनो एसिड्स में से 11 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए प्रिंसिपल या मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। जबकि जो 9 अमीनो एसिड्स हैं इन्हें कहा जाता है सहायक अमीनो एसिड्स। तो वास्तव में अमीनो एसिड्स जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाएंगे तो यही अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, हमारी प्रोटीन। लेकिन अमीनो एसिड्स के ग्रुप की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो ये आपकी स्क्रीन पर बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में इसमें तो एक तो मिलेगा आपको कार्बोक्सिल ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कार्बन के साथ जुड़ा होगा। जबकि यही एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें एल्किल समूह के साथ ऊपर इंपोर्टेंट घटक सी के साथ जो इधर जुड़ा रहता है वो होता है NH3। इसे हम बुलाते हैं अमीनो ग्रुप। तो वास्तव में अमोनियम ग्रुप भी बुला सकते हैं इसे। तो वास्तव में इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन की जो बेसिक नीड हमारी बॉडी के लिए होती है
वो वास्तव में नाइट्रोजन कंपोनेंट के रूप में पौधों से प्राप्त की जाती है। तो जब यही टूटता है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन टूटती हैं या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या निकलता है? अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। याद आ गया कल के सेशन का क्वेश्चन कि अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? लिवर में। तो वास्तव में जो हम बार बार पढ़ते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के होते हैं, अमीनो एसिड्स के होते हैं, तो अमीनो एसिड्स का बेसिक टाइप कितना होता है? 20। इसमें से भी 11 हमारे लिए एसेंशियल और 9 अमीनो एसिड्स हमारे लिए क्या होते हैं? एसेसरी। और इसका अमोनियम ग्रुप और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्ड और एल्किल समूह की होती है मुख्य विशेषताएं। यदि हम इसके बाद देखें अगली बात, तो वास्तव में प्रोटीन होते कितने टाइप के हैं? तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक प्रोटीन के टाइप बताने का प्रयास किया गया है कि प्रोटीन के वास्तव में टाइप होते कितने हैं। तो इसमें दो टाइप जो बताए गए हैं, एक तो संरचनात्मक जो प्रोटीन होती है वो है ए वाली, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक, और कंपोजिशन का मतलब होता है घटक। तो यदि हम मुख्य रूप से देखें तो संरचना के रूप में जो प्रोटीन के अवयव मिलते हैं वो फाइबर का मतलब होता है रेशेदार। जैसे हमारी मसल्स में एक्टिन और मायोसिन फाइबर पाए जाते हैं। साथ ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में यदि हम देखें, हमारे रक्त में देखें, तो हमारा याद करिए, पढ़ा चुका हूँ ऊतक के चैप्टर में आपको, कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर पाए गए थे। तो ये सब कैसे होते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन का टाइप। ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारी बॉडी में चिपकाने में सहायता करती है। और याद रखिए जब हम आरबीसी पढ़ेंगे तो आरबीसी मतलब रक्त का, लाल रक्त कणिका। तो ब्लड में जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है जो आपके ब्लड ग्रुप की बताती है पहचान। और इंटरमीडिएट प्रोटीन वो होती हैं जो बीच में सहायक चेन के रूप में लेफ्ट और राइट साइड अन्य अणुओं को अपने साथ जोड़ती हैं। तो ये तो हो गए संरचनात्मक प्रोटीन के टाइप। जबकि हम घटक के तौर पर देखें तो प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है सिंपल, जिसे हम बुलाते हैं सरल प्रोटीन, और दूसरी कौन सी होती है? कंज्यूगेटेड, ऐसी को हम बुलाते हैं संयुग्मी प्रोटीन। सिंपल या सामान्य प्रोटीन में कौन कौन सी आती हैं? एल्बुमिन, ये तो आपने सुना ही होगा, अंडे वगैरह जो हमारे होते हैं उसमें प्रोटीन का अवयव किस रूप में पाया जाता है? एल्बुमिन। नो डाउट हमारी डाइट में ये शामिल होना चाहिए, लेकिन अंडे नहीं, बाकी और भी हमारे दूध होते हैं उसमें भी हमें एल्बुमिन थोड़ी बहुत मात्रा में मिल भी जाता है। तो प्रोटीन के ऐसे सोयाबीन होता है उसमें हर एक एल्बुम उसका अमीनो एसिड्स के घटक हमें मिल ही जाते हैं। ग्लोब्युलिन्स ये कैसी होती हैं? सिंपल प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन याद रखिए ये हमारे डीएनए में आपने पढ़ा होगा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर एक तो डीएनए का डबल हेलिक्स रिंग होती है और उसके चारों ओर किसका आवरण होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। और आखिरी होती है आपकी स्क्लेरोप्रोटीन जो हमारे कंकाल को चिपकाने में मदद करती है। साथ ही हम देखें संयुग्मी प्रोटीन के तौर पर तो हमें कौन सी मिलती है? फॉस्फोप्रोटीन। देखिए फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फोरस ग्रुप, और प्रोटीन के साथ जब और कोई अणु जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। ऐसी को कहा जाता है कंज्यूगेटेड प्रोटीन। ये देखिए ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और उससे प्रोटीन जुड़ गया तो नाम हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का फ्लूइड जब जुड़ेगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमो का मतलब होता है क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, और लाइपो का मतलब होता है बसा के साथ जुड़ी हुई प्रोटीन। तो ये सभी प्रोटीन जब किसी और अणु के साथ जुड़ेंगी तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? कंजुगेटेड, या इन्हें बुलाया जाता है संयुग्मी। और जब अकेले फॉर्म में पाई जाती हैं तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? सिंपल, या इन्हें हम बुलाते हैं सरल प्रोटीन। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। तो प्रोटीन के बाद जो हमारे भोजन का अन्य प्रमुख अवयव होता है वो कौन सा आता है? फैट या वसा। याद रखिए फैट का मतलब ये नहीं जो हम समझते हैं कि फैट से हमेशा कोलेस्ट्रॉल ही होगा या हमारे अंदर मोटापा ही बढ़ेगा। फैट्स, गुड फैट और बैड फैट, दो टाइप के फैट होते हैं। जो वास्तव में अनसेचुरेटेड होता है या जिसे हम बुलाते हैं असंतृप्त वसा, वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। फैट की एक मिनिमम मात्रा या एक निश्चित मात्रा हमारी डाइट में शामिल होना ही चाहिए, लेकिन वसा का कौन सा स्वरूप होना चाहिए? वो स्वरूप होता है हमारा अनसेचुरेटेड, या जिसे हम बुलाते हैं असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा के सेवन से हमें बचना चाहिए क्योंकि संतृप्त वसा मोटापा और प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों में ही कन्वर्ट होती है। याद रखिए मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि लिवर जो होता है वो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को करता है फॉर्मेट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में इसमें हमें क्या क्या टाइप देखने को मिलते हैं या कैसा कैसा हमारा मामला है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए कि फैट और ऑयल, तो यार फैट और ऑयल के नीचे जाने पर या ठंडक आने पर
जो जम जाते हैं उन्हें हम बुलाते हैं फैट्स, और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमे ना, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ठंडा तापमान हो और वो ना जमे, तो हम उन्हें क्या बुलाते हैं? ऑयल्स। बिल्कुल याद आ गया होगा, अभी अभी सर्दियाँ गुजरी हैं। कोकोनट ऑयल जो हमारा जम जाता है, घी हमारा थोड़ा सा जम जाता है, तो ये सभी किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? फैट्स में। लेकिन जो ठंडक आने पर भी नहीं जमते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? ऑयल्स में। चलिए आगे देखें। ये देखिए आपके सामने एक छोटी सी टेबल के द्वारा इस पूरे सिस्टम को समझाने का प्रयास किया गया है। फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड्स का मतलब होता है कि जो इसमें बसीय अम्लों की श्रृंखला होती है उसकी चेन ज़्यादा बड़ी ना होकर कैसी होती है? मध्यम। जबकि लॉन्ग चेन का मतलब होता है लंबी श्रृंखला। इसमें फैटी एसिड्स की एक लंबी श्रृंखला शामिल होगी, और चाहो तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन के बेसिक कंपोनेंट 8 to 12 हो रहे हैं, जबकि इसमें 14 to 22 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? लंबी, और ये श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? छोटी। इसका आपको दिख रहा है सीधा सीधा सैचुरेटेड फॉर्म के रूप में हमें दिख रहा है मीडियम श्रृंखला में। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? नारियल का तेल, पाम ऑयल वगैरह इसी में शामिल होते हैं। जबकि हम लॉन्ग चेन में देखें तो सैचुरेटेड फैट में ये देखिए कोकोआ बटर, हमारा जो नॉर्मल बटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे घी वगैरह डेयरी फैट्स में इसमें आ जाते हैं। आपका जो लर्टलो हो गया, ये सभी किसमें शामिल होते हैं? संतृप्त में। इनका मध्यम मात्रा में सेवन हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन ये देखिए ये हमारे भोजन में आवश्यक होना बड़ा ही शामिल जरूरी है। ओमेगा 9 काफ़ी अच्छा कहा जाता है, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर वाइटल एक्टिविटीज फॉर अवर बॉडी। तो ये देखिए ओमेगा 9, ये ऑलिव, ऑलिव का मतलब होता है जैतून, हमें उससे मिलता है। ये देखिए ओमेगा 6, ओमेगा 6 एक इसेंशियल फैट है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए। और ये देखिए इसका एक सस्ता सा एक अच्छा सा ऑप्शन हमें मिल रहा है सोयाबीन, और दूसरा सनफ्लावर, जैसे सूरजमुखी का तेल हम वो भी इस्तेमाल ना करें तो सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल हमारे पास ऑप्शन में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भर के पी जाएं आराम से कि हाँ ये सही काम रहा, सन ने बोला था तो अच्छा, नहीं। मात्रा है वो फिक्स है कि हमारी डाइट का लगभग 15 से 20% पार्ट फैट्स का होना चाहिए। 3 ये आपके दिमाग की शक्ति की हुई बढ़ाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है फिश ऑयल, लिनसीड वेज में आती है, लेकिन याद रखिए इसके साथ साथ जो हमारे अखरोट्स होते हैं, वालनट, वो भी ओमेगा 3 का एक अच्छा कंपोनेंट होते हैं। और हमारे बादाम, आलमंड्स, ये सभी इन सब के सोर्स कहे जाते हैं। लेकिन याद रखिए यदि इसी फैट का हाइड्रोजनेशन हो जाए, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है यदि हाइड्रोजन इसमें आके शामिल हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रांसफैट। और ट्रांसफैट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, ये डाइजेस्ट भी देर से होती है, ये आगे जाकर मोटापा भी बढ़ाती है, और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में ब्राउन फैट आती है, तो ब्राउन फैट या कई सारे पतंजलि प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते हैं और कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी आते हैं, अक्सर उनके प्रोडक्ट्स पर सामने ही लिखा होता है जीरो ट्रांस फैट। तो जीरो ट्रांस फैट इसलिए ताकि ये आपका मोटा नहीं बने, इन्हें जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए सही रहता है डाइट में शामिल करना। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा फैट का टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक जो आता है विटामिन, ये देखिए काफ़ी अच्छा भी है। देखिए बार बार याद करवा रहा हूँ कि ये हमारी ब्रीफिंग क्लास है, ऑनलाइन क्लास हमने थोड़ी सी समरी में थोड़ा सा शॉर्ट में लिया है, बाकी यदि बेस क्लास होती तो इसको हम काफ़ी डिटेल स्टडी करते। तो एक चीज़ देखिए, विटामिन वास्तव में शब्द होता क्या है? BIT, BIT का मतलब होता है वाइटल, वाइटल का मतलब जैविक क्रिया है, और मिन्स का मतलब होता है प्रोटीन। तो वास्तव में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जो प्रोटीन्स हमें आवश्यक हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? विटामिन। देखिए तो विटामिन वास्तव में सबसे पहली जो इनकी कैटेगरी है, ये देखिए सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है ऐसे विटामिन जो फैट या वसा में घुलते हैं, और दूसरे विटामिन जो पानी में घुलते हैं, वाटर में घुलते हैं। उससे पहले हम डिवाइड करते हैं किसने खोज की, क्या किया। जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो इन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे, और कल का जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कई सारे मल्टी चॉइस हमारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी तो हम बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। और देखिए तो सबसे बड़ी बात याद रखिए कि जो वाटर सॉल्युबल्स विटामिन होते हैं, तो वास्तव में वाटर सॉल्युबल्स यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसमें से इनकी अधिकांश मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए पर डे हमारी डाइट में ये शामिल होना ही चाहिए,
क्योंकि शरीर में इनकी अधिकांश कमी बनी रहती है। जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये थोड़े समय तक 4-5 दिन तक हमारी बॉडी में स्टेबल बने रहते हैं, मोर देन 4 to 5 डेज भी हो सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो जल में घुलनशील हैं, वो हमें हमेशा जल्दी से जल्दी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका बॉडी से ह्रास बड़ी ही जल्दी होता है। एक तो याद रखिए विटामिन बी और विटामिन सी, तो याद रखिए इसकी यदि हम ट्रिक भी बनाना चाहें तो WBC, श्वेत रक्त कणिका के माध्यम से आप याद रख सकते हैं इसे। W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी और C फॉर विटामिन सी। तो ये दोनों किस में घुलते हैं? वाटर में, जबकि बाकी विटामिन हम चलिए कौन कौन से टाइप होते हैं इनके और क्या क्या होता है हम सभी को स्टडी करते हैं। ये देखिए विटामिन ए जिसे हम बुलाते हैं रेटिनॉल, यदि हमारी क्लास होती तो काफ़ी लंबा चलते इसमें, क्योंकि इसका बेसिक कंपोनेंट कहलाता है बीटा कैरोटिनॉइड। सुनहरा चावल जो कि आजकल काफ़ी प्रचारित भी है और एग्जाम्स में आ भी चाह रहा है, तो बीटा कैरोटिनॉइड, साथ में गाजर आम पपीता, ये सभी किसके सोर्स होते हैं? बीटा कैरोटिनॉइड। और यही बीटा कैरोटिनॉइड हमारी आहार में जाता है और लिवर इसे सिंथेसाइज कर देता है विटामिन ए। खैर ये तो हमारी रेगुलर क्लासेज जो चलती हैं उसमें हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम फटाफट पढ़ लेते हैं। रेटिनॉल सभी को पता है रतौंधी इससे हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे हम बुलाते हैं। साथ ही ये देखिए विटामिन डी, तो विटामिन डी की ये जरूर स्टडी करें। विटामिन डी को वास्तव में विटामिन डी को दो नाम दिए गए हैं, विटामिन D2 और D3। D2 विटामिन डी के सोर्स लेते हैं, चाहे वो दूध के रूप में हो या सीरियल्स के रूप में हो। तो एक्चुअल में हम लोग किसका सेवन करते हैं? विटामिन D2 का, इसे हम बुलाते हैं अर्गेस्टेरॉल। और यही अर्गेस्टेरॉल जब हमारी त्वचा में जमा हो जाता है और अल्ट्रावायलेट किरणें या सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन D3, जिसे हम बुलाते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल। किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये तो हम स्टडी करेंगे अपनी क्लास में। तो देखिए विटामिन ई टोकोफेरॉल इसे हम बुलाते हैं। विटामिन के, ये भी कितने टाइप का होता है? विटामिन K1 और विटामिन K3। अगला बी कॉम्प्लेक्स की तरफ हम आते हैं, तो याद रखिए इसमें भी यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो एक अच्छा टाइप दिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में स्थिरता के आधार पर फिर इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? 2, थर्मोलेबियल और दूसरे होते हैं थर्मो स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिरता, जो ऊष्मा के साथ स्थिर रह सकते हैं वो होते हैं हमारे थर्मो स्टेबल, और जो ऊष्मा के साथ क्षय हो जाते हैं इन्हें हम बुलाते हैं थर्मोलेबल। जबकि इसी कैटेगरी में नॉन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा जो वाटर में घुल रहे थे, इसमें हमारा विटामिन सी शामिल होता है। सिट्रस फ्रूट्स इसका बहुत बड़े सोर्स कहे जाते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड इसका होता है रासायनिक नाम। देखिए यदि आप घर पे स्टडी करें तो इस टॉपिक में किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये जरूर पढ़ के रखें, क्योंकि कल का जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होगा बिल्कुल मैं उसमें ये सभी क्वेश्चन इनपुट करूंगा। चलिए विटामिन B1 थायमिन इसे हम बुलाते हैं। थर्मोलाइबल जो वास्तव में ऊष्मा के साथ विटामिन B1, एक क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा कि जो हम चावल होता है, चावल की जो बाहरी सतह होती है उसमें कौन सा विटामिन मौजूद होता है? थायमिन, क्योंकि इसी से हमने विटामिन की खोज की थी। क्योंकि थायमिन जब भी हम चावल पकाते हैं, जो चावल को हम बहुत तेज़ी से पकाते हैं तो उसकी जो आउटर सेल होती है, जो कवच होता है, उसमें थायमिन बहुत जल्दी लॉज हो जाता है, इसीलिए B1 की कमी हो जाती है जब हम चावल को पकाते हैं ज़्यादा तेज आंच में। थर्मोस्टेबल में B2, B5, B6, B12। अगला नियासिन, कुछ इसी को B3, B9 अलग कैटेगरीवाइज करते हैं। नियासिन कितने भागों में होता है? निकोटिनामाइड, और दूसरा इसका होता है निकोटिनिक एसिड। तो B3, B9 इसीलिए इसके अलग अलग नाम रहते हैं और कई लोग इसीलिए कंफ्यूज भी रहते हैं। अगला होता है हमारा फॉलिक, सभी को पता है कि फॉलिक एसिड RBC के निर्माण काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। और विटामिन H, इसे हम एंटी कार्सिनोजस या एंटी कैंसर कारक, कैंसर कारक के खिलाफ जो लड़ता है वो कौन सा होता है? विटामिन H। इसके साथ साथ विटामिन K1 और विटामिन K3। अगला टॉपिक हम देखते हैं विटामिन के बाद। ये देखिए हमने कहा था कि जो पांचवा भोजन का मुख्य घटक होता है वो हमारा क्या होता है? मिनरल्स। मिनरल्स की भी हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं, सबसे पहली बात याद रखिए, मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमें 100 ग्राम 50 ग्राम, नहीं, हम नमक भी कितना लेते हैं? चुटकियों में। कैल्शियम भी हमें कितना चाहिए? जरा सा। लेकिन खनिज भी दो प्रकार से हम रखते हैं, एक तो होते हैं हमारे माइनर मिनरल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो। माइनर का मतलब होता है जिनकी मात्रा चाहिए, लेकिन माइक्रो की तुलना में ज़्यादा मिनरल्स की
जिनकी आवश्यकता तो है लेकिन वो काफ़ी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, माइक्रो मिनरल्स। तो ये देखिए लघु खनिज में हमारे कौन कौन से शामिल होते हैं, हमारा कैल्शियम, हमारा फास्फोरस, हमारा गंधक या सल्फर प्याज वगैरह में पाया जाता है, याद आ गया होगा। हमें पोटेशियम भी चाहिए ज़्यादा मात्रा में, हमें क्लोरीन भी चाहिए, हमें सोडियम भी चाहिए, हमें मैग्नीशियम भी चाहिए। ये सभी हमारे कैसे होते हैं, ऐसे खनिज जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो खनिज होंगे उनकी हमें चाहिए अति सूक्ष्म मात्रा। तो चाहे तो आप स्क्रीन शॉट लेकर इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ, सोर्सेज आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, अनाज, अंडे, मछली, इन सबसे मिलते हैं। इनका महत्व क्या क्या होता है, कैल्शियम का देख ही सकते हैं। दांतों, हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन, याद रखिए मैंने क्वेश्चन पूछ भी चुका हूँ। रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉट, जो क्लॉटिंग होती है या ब्लड कोगुलेशन होता है, उसमें कौन सा तत्व या कौन सी धातु चाहिए, तो वो धातु कौन सी थी, कैल्शियम। इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे डिटेल में जरूर पढ़ें। तंत्रिका एवं पेशियों के कार्य भी कैल्शियम संचार में मदद करता है। इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है, तो देखबल हो जाती हैं, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियां, दांत सभी में एक मुख्य कंपोनेंट होता है। तो ऐसे ही सभी को पढ़ना है। तो ये लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखें, सोर्सेज में जरूर देखते चलें, कौन से खनिज हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए इतना याद आपको रखना है। इसका महत्व, एक कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यों को संपादित कर रहा है, वो जरूर आपको पढ़ के रखना है, और इसकी कमी से कौन कौन से अफेक्ट होते हैं वो आप जरूर पढ़ें। तो ये लीजिए, मैं थोड़ा सा पॉज भी दूंगा जिससे आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकें। ये लीजिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि हम नेक्स्ट देखें तो जो मिनरल्स होंगे इनकी हमें कैसी मात्रा चाहिए, काफ़ी कम, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो मिनरल्स, या इन्हीं को हम बुलाते हैं ट्रेस मिनरल्स। इसमें देखिए कौन कौन से शामिल होते हैं, आयोडीन, लोहा, जिंक, तांबा, और इसके बाद जरूर याद रखिए इसमें कैसा कैसा मामला है, इससे कौन कौन से फ़र्क होते हैं, इनके मुख्य कार्य क्या है वो याद रखिए। सभी सोर्सेज तो हम इतने सारे कन्फ्यूजिंग में याद नहीं रख सकते हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट, जैसे आयोडीन, समुद्री भोजन खाइए उसमें मिल जाता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए मिल जाता है, तो ये ज़रूर याद रखिए। तो लोहा कैसे कैसे मिलता है, सभी को पता है कि हरी सब्जियां खाने से हमें लोहे की आपूर्ति हो जाती है। जिंक बिल्कुल देखिए, तांबा देखिए। इसके बाद भी और अति कम मात्रा में हमें किन किन की आवश्यकता होती है, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि एक स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर ले लें। याद रखिए आपको सोर्सेज इसके पढ़ने हैं, लेकिन सोर्सेज जो कॉमन है उन्हें इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है। जो एक महत्वपूर्ण स्रोत जो केवल उसी का हो उस पर जरूर के रखें, महत्व जरूर याद रखिए, क्योंकि इनके फंक्शंस, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, और ये जो कुछ खास खास कार्य जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, और इनकी कमी से क्या क्या होता है ये जरूर पढ़ना है हमें। तो स्क्रीनशॉट में आप लोग बिल्कुल जूम इन करके उसे आराम से स्टडी करें, चाहे तो आप ब्रीफ नोट्स ही बना सकते हैं। ये देखिए, अब जो हमें अपनी स्क्रीन पर खनिज दिख रहे हैं इनकी हमें और भी कम मात्रा चाहिए। ये और भी कम मात्रा में हमारी बॉडी में हो तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन कि बहुत ही कम है तो हमें चाहिए ही नहीं है। क्या करना है भाई साहब, मैग्नीज ना भी हो तो काम चल रहा है, कोबाल्ट ना भी हो तो ठीक है। ये देखिए लास्ट में फ्लोरीन, जो आरओ पानी पीते हैं उनमें फ्लोरीन की कमी हो जाती है, जबकि फ्लोरीन हड्डियों और दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जबकि इसका दूसरा विकल्प, जो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, कई बार उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो फ्लोरोसिस डिसीज तक हो सकती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये रहा फ्लोरीन, इसकी देखिए महत्वपूर्ण कार्य भी है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, फ्लोरोसिस। हर एक को आपको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे मोलिब्डेनम है, इससे क्या क्या हो सकता है, तो देखिए कई एंजाइम्स का इस सहघटक होता है, उन्हें एक्टिव करना इसका कार्य है। ड्राई फ्रूट्स इसका एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, लेकिन आपका जो मिल्क होता है, बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स होगा हमारे, उन सबसे हमें मिल जाता है। लेकिन ये देखिए यदि नहीं हो तो भी इससे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो डीएनए स्ट्रक्चर ही हमारा बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल इन सभी के लिए मैं फिर से वही चांस दे रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से और डिटेल स्टडी करें आराम से, क्योंकि हमारा जो अगला सेशन होगा वो भोजन के अवयव से जुड़े हुए अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम बढ़िया से, और फिर देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। तो ये देखिए हमारा आज के सेशन में स्टडी के लिए तो इतना ही मैटर था,
लेकिन इधर पर मैं एक छोटा सा टॉपिक जो अपना अभी तक नहीं हुआ, मैं आपके स्क्रीन पर बता देता हूँ। एक भोजन का अवयव जो हमारी डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए, वो क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वास्तव में हमारी डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। ये शरीर में हमें एनर्जी नहीं देंगे। एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे शरीर में वास्तव में क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो अपने दैनिक कार्यों को संपादित करती हैं, उनसे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, और फ्री रेडिकल्स के कारण कोशिकाओं का जल्दी बुढ़ापा आता है, एजिंग फैक्टर जल्दी बढ़ता है। लेकिन यदि हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट शामिल हो तो कोशिकाओं के फ्री रेडिकल्स निकलना कम हो जाते हैं, और इसलिए कोशिकाओं में एजिंग लेट होती है और लंबे समय तक हमारी कोशिका जवान बनी रहती है। तो हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट। आज के लिए थैंक यू सो मच। बाकी हम अगले सेशन में क्लास लेंगे। एक बात याद रखिए, कल संडे है तो कल की क्लास तो हम लेंगे नहीं। तो आपका अगला सेशन कब से रहेगा? मंडे से। और मैं पहले ही आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, कल ही, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में कर दूंगा, कि हमारी सेशन की एक परफेक्ट टाइमिंग हम बना रहे हैं, और हर दिन हम उसी परफेक्ट टाइमिंग पर और एक्यूरेट टाइमिंग पर मिला करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।